देखो आरआरबी का जो पूरा शेड्यूल है वो अपने टाइम से चल रहा है ना। और अभी हमने एक वीडियो भी बनाई थी जिसके अंदर मैंने डिस्कशन कर दिखाया था कि कैसे लोको पायलट की वैकेंसी 2-3 महीने ही लेट होकर जो है वो आ चुकी हैं, ऐसी टेक्नीशियन की आने वाली हैं। और उससे अगला नंबर हमारा पैरामेडिकल कैटेगरीज का है। पैरामेडिकल कैटेगरीज के अंदर जो एक छोटा सा शब्द दिख रहा है फार्मेसी, जिसके अंदर हमारी वैकेंसीज आती है, यानी कि आरआरबी फार्मासिस्ट की जो वैकेंसीज आती है। पिछली बार वैकेंसीज कम थी लेकिन इस बार वैकेंसीज ज्यादा आने की उम्मीद है, जो कि हमने डिस्कशन कर लिया था। लेकिन अब सबसे बड़ी बात आती है कि अब नहीं तो कब, है ना। यानी कि जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तभी पढ़ना शुरू करेंगे या फिर अभी से पढ़ना शुरू करेंगे, है ना। यानी कि हमको 3 से 4 महीने के अंदर अपना सिलेबस पहले फिनिश करना चाहिए, क्योंकि अभी हमारा 6th मंथ लग चुका है ना। तो अगर मैं बात करता हूं कि हाँ भाई हमारा जो है जून चल चुका है ना, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, है ना, सितंबर और अक्टूबर तक अपना सिलेबस पूरा कर लेना चाहिए। जब हमारा नोटिफिकेशन आएगा अगस्त तक, तो मतलब जुलाई तक की बात है, मैं लास्ट अगस्त तक मानता हूं, है ना। तो जुलाई और अगस्त तक आता है तो कम से कम तब तक हमारी प्रिपरेशन हुई हो, है ना। तो आइए डिस्कशन करते हैं उस सिलेबस के बारे में, यानी कि जो हमको अभी से लेकर चलना है, क्योंकि आरआरबी का जो सिलेबस है वो डिफाइंड है ना। कोई अनप्रिडिक्टेबल सिलेबस नहीं आता है, लेकिन हाँ पेपर बड़ा कठिन आता है ना। आरआरबी का आपने इस बार पेपर देखा, बड़ा कठिन आया, है ना। वो क्यों आया? क्योंकि हम सारे सिलेबस को कवर अप और हमको रिवीजन का टाइम उतना नहीं मिलता, टेस्ट करने का उतना टाइम नहीं मिलता। तो इस बार प्रिपरेशन को पहले से काफी हद तक और ज्यादा बढ़ाना है और हमको सिलेबस को अपनी मुट्ठी में रखना है। तो बेटा सिलेक्शन उसका होता है जो हमेशा से इस तैयारी को बरकरार रखता है, उसका नहीं होता जो आखिरी समय पर पढ़ता है ना। तो इस तैयारी को अभी से बरकरार रखने के लिए आपको सिलेबस समझना पड़ेगा, क्योंकि अब हम तैयारी शुरू करने जा रहे हैं, है ना। सबसे पहले इनिशिएटिव मैं इसीलिए चीज का लेना चाह रहा हूं कि आरआरबी की तैयारी को अभी से शुरू कर दो, क्योंकि अभी दिल पर चोट खाए हुए हैं, क्योंकि अभी आरआरबी का रिजल्ट आया है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं सिलेबस को देखने की। ऐसा कुछ सिलेबस दिखता है जो कि काफी बड़ा सिलेबस लगता है, और सच में बड़ा सिलेबस है अगर मैं फार्मेसी के सिलेबस की बात करता हूं, है ना। ये भारी भरकम सा सिलेबस है, लेकिन इसको तोड़ मरोड़ कर मैंने सारी चीजें निकाली हैं। आइए इस पूरी वीडियो के अंदर डिस्कशन करते हैं। मेरा नाम है शुभम और आप जुड़ चुके हो फार्मा 24/7 पर, जहां पर मैं इस टाइम आपकी तैयारी करा रहा हूं यूपी SSC फार्मासिस्ट की। और अब 2-3 दिन के अंदर शुरू करने जा रहे हैं अपना, यानी कि इस वीक के लास्ट तक, यानी कि अगले मंडे से तैयारी करने शुरू कर रहे हैं हम आरआरबी की, और साथ में एम्स को भी इंक्लूड करते हुए चलेंगे, है ना। सो क्योंकि काफी हद तक सिलेबस सेम होता है, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी लगभग सेम सा होता है, तो प्रिपरेशन को भी हमको साथ में लेकर चलना चाहिए। क्योंकि अगर कोई बच्चा आरआरबी को टारगेट कर रहा है तो साथ साथ एम्स को भी कर रहा होगा। मैं ये कहता हूं कि आपको सारे पेपर की तैयारी साथ कर लेकर चलनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको एम्स की भी प्रिपरेशन करने के लिए, तो आपको दोनों को एक साथ लेकर चलो, बेहतरीन तरीके से अपने बेसिक्स को क्लियर करते हुए चलो, और फिर बाद में चक दे फट्टे कर दो। सबसे पहले टॉपिक आता है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसको हम एचएपी कहते हैं। कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक यहां से निकलते हैं, जैसे कि कार्डियक साइकिल, नेफ्रॉन, हार्मोन्स, ब्लड कोगुलेशन और क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्रेनियल नर्व से आपको क्वेश्चंस बार बार देखने के लिए मिलते हैं। बाकी ये सारा सिलेबस है जिसको हम खत्म करेंगे, चाहे वो सेल्स और टिश्यूज हो, चाहे वो मस्कुलर सिस्टम हो, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, हार्ट, एंडोक्राइन, यूरिनरी, रिप्रोडक्शन, ये पूरा का पूरा सिलेबस है। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो है जिसको आपको बिल्कुल पीवाईक्यू से मैच कर करना चाहिए, वो मैंने नीचे डाले हैं। ऐसे ही दूसरा सब्जेक्ट आता है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, है ना। इसकी पीडीएफ में फार्मासिस्ट शुभम पर दे दूंगा, यानी कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है। बट इसको बड़े अच्छे से देखते हुए चलना है कि अगर मैं एनालिसिस की बात करता हूं, देखो आरआरबी का सिलेबस अपने आप में ही बहुत विचित्र है। अगर मैं आरआरबी की बात करता हूं तो आरआरबी के अंदर प्रॉपर तरीके से बी फार्म का पूरा सिलेबस है, और बेटा एम फार्म को छूता हुआ सिलेबस है ना। जैसे एनालिसिस की बात कर ले तो ये तुम्हारा जो है ये बेसिकली केमिस्ट्री के अंदर तुम पढ़ते हो। अगर मैं डिप्लोमा की बात करता हूं, एसिड बेस टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन, मतलब जितनी भी टाइट्रेशन है वो एनालिसिस के अंदर आ जाती है। और अगर मैं पीवाईक्यूज की बात करता हूं तो तुमने ईडीटीए का एसे, इंडिकेटर्स, लिमिट टेस्ट देखे होंगे, है ना। तो ये इस तरीके से आपको पीवाईक्यूज के साथ इस बार की स्ट्रेटेजी अगेन वही रहेगी कि अपने सिलेबस के साथ पीवाईक्यूज को देखते हुए चलना है कि इस बार से 2 पेपर किस रूट से बने हैं, क्या इनका बेसिक उद्देश्य था, कहां से ज्यादा क्वेश्चंस देखने के लिए मिले। क्योंकि आरआरबी के अंदर डाइवर्जन है ना, डाइवर्जन है, हर तरीके से क्वेश्चन पूछता है, इधर से भी, उधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। ये नहीं कि खाली फार्माकोलॉजी डाल दी, तो उसी तरीके से तैयारी करनी है। लाइक हम सुटिक्स की बात करते हैं तो अगेन प्रिस्क्रिप्शन, पोसोलॉजी, डोसेज फॉर्म, पाउडर, कैप्सूल, पेंटर, ऑप्थेल्मिक, एरोसोल, सपोजिटरीज, पैकेजिंग मटेरियल, स्टेबिलिटी टेस्ट, सब आता है। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या है, टैबलेट का डिफेक्ट हर साल पूछ रहा है ना। टैबलेट का डिफेक्ट हर साल पूछ रहा है, कोटिंग पूछ लेता है, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट पूछ लेता है, और स्टरलाइजेशन पूछ लेता है। तो हमको सिलेबस तो पूरा पढ़ना है, लेकिन इस बार के 2-3 बार के पेपर को पीवाईक्यूज के साथ लिंक कर पढ़ना है कि कौन से क्वेश्चंस की उम्मीद है दोबारा बनने की, है ना। तो इस बार स्ट्रेटेजीज के अंदर थोड़ा सा चेंज करेंगे, पीवाईक्यूज ओरिएंटेड ज्यादा रखेंगे। देन फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं,
सो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट, अगेन ये तुम्हारे किसके अंदर है बेटा, ये तुम्हारे, अगर मैं फिर डिप्लोमा की बात करता हूं तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर डाल रखा है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, है ना, और अपना बी फार्म में तो है ही है। तो इलेक्ट्रोलाइट, डेंटल प्रोडक्ट, एंटासिड, एक्सपेक्टोरेंट, एंटीमाइक्रोबियल और रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। लेकिन क्वेश्चन कहां से पूछते हैं, अगेन लिमिट टेस्ट से, एंटासिड से, इलेक्ट्रोलाइट की प्रिपरेशन से। चलो सर इतनी बात हो जाती है। देन रेमेडियल बायोलॉजी नाम का एक टॉपिक आता है जो कि हम बी फार्मा फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ते हैं, और नॉर्मल सी बायोलॉजी है जिसको हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर भी पढ़ते हैं, सेल की बायोलॉजी, जेनेटिक्स, टैक्सोनॉमी, है ना, अगेन प्लांट की एनाटॉमी, ह्यूमन फिजियोलॉजी बेसिक्स। सो अगेन क्वेश्चन कहां से बनते हैं ज्यादातर, जो मुझे पता है कि करना चाहिए, डीएनए से कर लेना चाहिए, प्लांट के टिश्यूज से, माइटोटिक एंड म्यूसिस से। अब प्लांट के टिश्यूज की बात करता हूं तो प्लांट के हार्मोन का क्वेश्चन हर साल देखने के लिए मिल रहा है। तो ये चीजें नजर में रखनी है कि कौन से क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, कौन सा टॉपिक रिपीट हो रहा है। मैं कह क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे, लेकिन टॉपिक को अगर आप समझोगे तो टॉपिक की कहीं ना कहीं जो एक कड़ी बनती हुई दिखती है, तो हमको उस तरीके से तैयारी को आगे बढ़ाना है। देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो आयुपैक, स्टीरियोकेमिस्ट्री, अरिथमेटिक, हाइड्रोकार्बन्स, अल्कोहल, एल्डिहाइड्स, कीटोन, अमाइंस, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब टॉपिक के पार्ट है। लेकिन आपको अगर मैं बात करता हूं तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछता है आरआरबी, है ना, हमने 2 साल के ट्रेंड से देखा। इसके बाद बायोकेमिस्ट्री के ऊपर आते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भारी भरकम बनते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, एंजाइम्स, विटामिन एंड मेटाबॉलिज्म, ये पूरा का पूरा भैया बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है। लेकिन पीवाई की उसकी बात करता हूं तो ग्लाइकोलाइसिस, टीसीए की साइकिल, एंजाइम इनहिबिशन, इसके ऊपर ज्यादा फोकस करता है आरआरबी। तो इनको तो पढ़ना ही है जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन पीवाई क्यूज के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। देन आते हैं पैथोफिजियोलॉजी के ऊपर, ये पूरा का पूरा सिलेबस है आरआरबी का। आरआरबी अपना सिलेबस खुद देकर चलती है कि भाई ये सिलेबस है, इसके हिसाब से तैयारी करनी है। तो अगेन बात करते हैं इन्फ्लेमेशन की, कैंसर की, शॉक की, हाइपरटेंशन की, डायबिटीज मेलाइटिस, अस्थमा, पेप्टिक अल्सर, ये सब पैथोफिजियोलॉजी के हम फार्माकोलॉजी के साथ पढ़ते हैं। सो अगेन पैथोजेनेसिस और डिजीज का मैकेनिज्म तो क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। अब इसके अंदर तुम्हारा कंप्यूटर एप्लीकेशन भी है, तो लाइक अब मैं अगर एम्स की स्पेसिफिक बात करता तो उसमें ज्यादा कंप्यूटर पूछता, लेकिन मैंने अभी तक आरआरबी के अंदर कोई इससे कोई क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिला। लेकिन हाँ, हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम से यहां पर क्वेश्चन मिलता है, यानी कि ई प्रिस्क्रिप्शन से और फार्मेसी, और इसको ये बेसिकली करंट अफेयर के साथ लिंक कर पूछते हैं। हर स्कीम से 1-2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, तो इसको लिंक करना है करंट अफेयर के साथ, इसको लिंक करना है स्कीम के साथ, ये हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। देन इन्वायरमेंटल साइंस, अब पोल्यूशन से और ग्रीन हाउस के इफेक्ट से क्वेश्चन पूछ सकता है, गैसेस से क्वेश्चन पूछ सकता है। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन स्पेसिफिकली किसके ऊपर फोकस करना है, ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक है जिससे एक क्वेश्चन बन जाता है जो पता भी नहीं लगता, है ना, क्योंकि हम तो फोकस करते हैं जिससे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं सर वो पढ़ लो, जैसे कि कोलॉजी, सूटिक्स चिल्लाते रहते हैं। तो लाइक फिजिकल फार्मास्यूटिकल्स, लाइक सोल्युबिलिटी, सरफेस टेंशन, बफर्स, रियोलॉजी, इमल्शन, सस्पेंशन, क्वेश्चन बनता है सर सस्पेंशन और इमल्शन से बहुत ज्यादा। अगेन पीएच के कैलकुलेशन से और बफर के सिस्टम से क्वेश्चन बन सकता है। ऐसे ही माइक्रोबायोलॉजी है अगला चैप्टर, अगला सब्जेक्ट आरआरबी के अंदर। सो बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, स्टरलाइजेशन, डिसइंफेक्टेंट, इम्यूनोलॉजी, 1000 बार क्वेश्चन बनता है, और ऑटोक्लेव, लाल और कल्चर मीडिया से क्वेश्चन हर बार बनता है। यानी कि बेटा स्टरलाइजेशन का क्वेश्चन हर साल बनता है, बनता है और बनता रहेगा। तो क्या इसके ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, है ना। अब जितने भी तुम्हारी फिल्ट्रेशन की टेक्निक है, जितने भी तुम्हारी स्टरलाइजेशन की टेक्निक्स है, वो सब पढ़नी चाहिए और इसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना चाहिए, यानी कि जो जिसका हर सब बच्चे का हर क्वेश्चन ठीक हो रहा है वो तुम्हारा भी ठीक होना चाहिए। देन अगला सब्जेक्ट आता है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। अब इंजीनियरिंग को अगेन इस सब को तोड़ा है इन्होंने, है ना, इनके सिलेबस में तोड़ा हुआ है, लेकिन हम सब ये सब कुछ पढ़ते हैं फार्मास्यूटिक्स के अंदर ही है। अब इसको हम किस में पढ़ते हैं? अब इसको हम पढ़ते हैं ऑपरेशंस के अंदर, है ना भाई। इसको किस में पढ़ते हैं? यूनिट ऑपरेशन के अंदर, है ना। ऑपरेशंस कह लो या यूनिट ऑपरेशन कह लो, लाइक साइज रिडक्शन, मिक्सिंग, फिल्ट्रेशन, ड्राइंग, हीट ट्रांसफर, डीजल, तुम्हारा डिस्टिलेशन। अब इससे प्रिंसिपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार, लाइक बोल मिल का प्रिंसिपल क्या है, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर का प्रिंसिपल क्या है, अगेन मिक्सिंग का प्रिंसिपल क्या है ना। तो ये इसके प्रिंसिपल से बहुत क्वेश्चन आते हैं और 1-2 क्वेश्चन हर बार देखने के लिए मिलता है। अब कोई विचित्र हो सकता है कि अब बच्चा कह सकता है कमेंट सेक्शन के अंदर, सर इस साल नहीं बना था उस साल, लेकिन हमको पढ़ना पड़ेगा। अब मेडिसिनल केमिस्ट्री भी इन्होंने अपने सिलेबस के अंदर डाल रखा है, तो लाइक सार पढ़ना चाहिए, ड्रग मेटाबॉलिज्म, एंटीबायोटिक, एंटीहिस्टामिन, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी कैंसर ड्रग। एंटी कैंसर ड्रग मोस्ट इंपोर्टेंट है, लेकिन इसको फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी के साथ और क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के साथ लिंक कर पूछता है आरआरबी। तो ड्रग की क्लासेस यानी कि क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से करना है हमको, और इसको फार्माकोलॉजी के साथ लिंक कर पढ़ना है। नहीं समझे बात को? देन आती फार्माकोलॉजी, क्योंकि मैंने इसके बाद अगेन फार्माकोलॉजी आती है, तो एएनएस, सीएनएस, सीवीएस, एंडोक्राइन, कीमोथेरेपी और नसेड। और कीमोथेरेपी और नसेड इतना इंपॉर्टेंट है जिसकी कोई हद नहीं है। सो ड्रग ऑफ चॉइस मोस्ट इंपोर्टेंट है, रट्टे लग देने चाहिए। ऐसी बड़ी बड़ी टेबल जो मैंने बनाकर दे रखी है, अगर वो ऐसी टेबल चाहिए और भैया मेरे से थ्योरी पढ़ना चाहते हो तो दिए हुए नीचे वाले नंबर पर कॉल कर अभी भी महापैक खरीद लो।
एम्स आरआरबी सबका ध्यान रखेगा, तुम्हारा शुभम मामू, ध्यान की कोई बात नहीं है ना। सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एडवर्स इफेक्ट को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। फार्माकोलॉजी के अंदर इसको कर जाना भैया मस्त तरीके से। सबसे इंपॉर्टेंट आ जाती है, यानी कि पहले नंबर पर फार्माकोलॉजी के ऊपर ही फोकस होता है, और कई बात करूं तो सुटिक्स के ऊपर भी ज्यादा फोकस करता है। आरआरबी का जो है वो कभी कोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन बनाता है या कभी सुटिक्स से ज्यादा क्वेश्चन बनाता है। इसके बाद आता है फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। पिछले साल फार्माकोग्नोसी से एक भी क्वेश्चन नहीं था, लेकिन पिछले साल क्वेश्चन था, तो छोड़कर जाना नहीं छोड़कर जाना। आपको एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड, वोलेटाइल रेजिन्स, टैनिन सब पढ़ने, लेकिन ज्यादा फोकस किसके ऊपर करना, बायोलॉजिकल सोर्स आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने, बिल्कुल भी नहीं छोड़ने। मैं उन सब की बात कर रहा हूं, सिलेबस पूरा डिटेल में दूंगा जब आप पढ़ोगे, जब मैं पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल डिटेल में। मैं उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर रहा हूं जिनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, कंप्लीट डिटेल डिस्क्रिप्शन। लाइक इंडस्ट्रियल फार्मेसी, अगेन सब्जेक्ट है। जीएमपी वैलिडेशन, स्केल अप, प्रोडक्शन मैनेजमेंट से क्वेश्चन बनने की उम्मीद होती है, जैसे कि आपने देखा कि प्रोसेस वैलिडेशन से और डब्ल्यूएचओ जीएमपी से। अगेन आपने देखा होगा कि यहां पर इस बार जो है क्वेश्चन बहुत डिटेल में बने थे यहां से, लाइक क्यूए के क्वेश्चन बहुत बन गए थे इस बार, है ना। जीएमपी से क्वेश्चन बन गए थे, है ना। इन्होंने अलग अलग तरीके की वैलिडेशन पूछ ली थी, अगर याद हो तो। क्यूएमएस इस बार क्वेश्चन बने हैं। ये आरआरबी है, ये सच में डाइवर्सिटी के क्वेश्चन पूछता है, बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है। लाइक ज्यूरिस्प्रूडेंस, एक आधा शेड्यूल का क्वेश्चन पूछ लेता है, और पीसीआई के फंक्शंस पढ़ने के लिए सब कुछ है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, फार्मेसी एक्ट, लेकिन शेड्यूल को जरूर पढ़कर जाना है। शेड्यूल के अलावा ज्यादा क्वेश्चन इससे बनता नहीं है। देन इसके बाद अगला 20वां सब्जेक्ट हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी, इसको किसके साथ पढ़ना चाहिए, फार्माकोग्नोसी के साथ, इन्होंने अलग से डाला है। तो अगेन स्टैंडर्डाइजेशन, एक्सट्रैक्शन मेथड, ज्यादा क्वेश्चन आज तक बने नहीं है, लेकिन हमको पढ़ना है, एक या दो क्लास इसकी जरूर करनी चाहिए। देन बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, इसको फार्मास्यूटिक्स के साथ पढ़ते हैं, लाइक फार्माकोलॉजी के साथ लिंक करके, क्योंकि इसके अंदर आ जाती है एडीएमई। अगेन फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स सब साथ पढ़ते हैं। बायोइक्विवेलेंस का क्वेश्चन आपने देखा इस बार, तो फर्स्ट पास इफेक्ट और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उनको पढ़ना चाहिए, यानी कि काइनेटिक्स एंड डायनेमिक्स को एक साथ पढ़कर और बायोइक्विवेलेंस को कर, क्योंकि अगेन जेनरिक और ब्रांडेड इन सब के ऊपर पूरा डिस्कशन होना चाहिए। देन बायोटेक्नोलॉजी आता है, अगेन डीएनए, जो कि मैंने बायोलॉजी के अंदर भी बताया था, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक, हर साल क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन हर बार बन रहा है, हर बार बन रहा है। क्या छोड़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। वैक्सीन का क्वेश्चन बन जाता है, जीन थेरेपी पढ़ो मत पढ़ो, लेकिन मोनोक्लोनल और वैक्सीन से हर बार क्वेश्चन बन रहा है। ये वो की एरियाज है जिनको मैंने काफी एनालिसिस कर देखा कि इन टॉपिक से मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आ रहे हैं। इसको उठाकर देख लो, क्वालिटी एश्योरेंस कोई नहीं पढ़कर जा रहा था, लेकिन इस बार आईक्यू, ओक्यू, पीक्यू क्वेश्चन बना नहीं बना, इस बार क्वेश्चन बना ही नहीं बना। तो जीएमपी, जीएलपी, डॉक्यूमेंटेशन, वैलिडेशन, ऑडिट्स, जो बच्चे इससे भागते थे भैया नहीं करोगे तो फिर 2 नंबर खींच के ले जाओगे, फिर 2 नंबर दूर कर जाओगे, फिर कहोगे कि सर 0.5 मार्क्स से, सर 2 नंबर से, 3 नंबर से पेपर रह गया। तो इन सबको भैया प्रॉपर तरीके से स्टार्टिंग से पढ़ते हुए चलना है। देन इंस्ट्रूमेंटेशन, मेथड ऑफ एनालिसिस, क्वेश्चन पूछता है आरआरबी, और इसके अलावा तुम्हें किसी पेपर में, एम्स में नहीं दिखेगा ऐसा क्वेश्चन, यूपी ट्रिपल एससी में नहीं दिखेगा ऐसा क्वेश्चन पेपर, किसी भी डीएसएसबी के अंदर भी कभी पूछ ले नहीं पूछता, लेकिन आरआरबी पूछता है। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआरएस, पीएलसी, जीसीटीएलसी, एचपीटीएलसी। अब इसमें भी क्या पूछता है ज्यादातर, डिटेक्टर के क्वेश्चन। तो मैंने देखा पीवाईक्यू के अंदर डाला कि डिटेक्टर से क्वेश्चन पूछता है, एंड क्रोमेटोग्राफी के प्रिंसिपल से क्वेश्चन पूछ सकता है। कुछ करो ना करो, डिटेक्टर के नाम जरूर याद करने। ये आपकी एनालिसिस होनी चाहिए मेरे भाई, और नहीं कर सकते तो मेरे साथ पढ़ने के लिए आ जाओ। इस बार जी तोड़कर मेहनत करेंगे, बिल्कुल तावम तोड़ तबाही मचाएंगे। देन फार्मेसी प्रैक्टिस की बात करते हैं। हाँ भैया, इससे क्वेश्चन आज तक सोचते तो नहीं बनते, लेकिन बन गए, है ना। इस बार थ्योरी से भी क्वेश्चन बने, पेशेंट काउंसलिंग, मेडिकेशन एरर, ड्रग इंटरेक्शन, एडीआर मॉनिटरिंग। इसके बाद आ जाता है नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, एनडीडीएस, पूछ लिया इस बार भी क्वेश्चन, पिछली बार क्वेश्चन पूछ लिया। कंट्रोल रिलीज सिस्टम, लाइपोसोम्स, नैनो पार्टिकल्स, ट्रांसडर्मल सिस्टम। सो न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम, नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को भी हम सुटिक्स के साथ पढ़ते हैं, लेकिन एक क्लास इसके ऊपर भी रखते हैं। 27वां सब्जेक्ट, सोचो इतनी क्लास जरूरी है जो इतनी जल्दी निपटा देते हैं भाई। अभी तुम देखना सब्जेक्ट कितने अगर हर के ऊपर भी 2 दिन लगेंगे तो 3 महीने लगेंगे। बायोस्टैटिक रिसर्च मेथोडोलॉजी, आज तक क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन ची स्क्वायर टेस्ट एक बार पूछा गया। क्लिनिकल रिसर्च से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद आता है सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी, इसको करंट अफेयर के साथ लिंक कर क्वेश्चन हर बार पूछ रहा है, एक नेशनल हेल्थ प्रोग्राम से हर बार पूछ रहा है। इंसिडेंस, प्रिविलेंस, ऐसी डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछ लेता है। एपिडेमियोलॉजी कर जाना है। इसके बाद 29th सब्जेक्ट जो इन्होंने अपने सिलेबस के अंदर डाल रखा है। इतना बड़ा सिलेबस किसी का नहीं है भाई, जितना बड़ा सिलेबस आरआरबी का है, इतना बड़ा सिलेबस किसी भी सरकारी पेपर का नहीं है फार्मेसी के अंदर।
अब ड्रग इंस्पेक्टर को छोड़कर दूसरे फार्मासिस्ट की बात कर रहा हूं। अगेन मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, मार्केट रिसर्च, सेल्स प्रमोशन, आज तक नहीं पूछा कोई क्वेश्चन। कभी पूछ लिया तो एक क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन छोड़कर जाना है, नहीं छोड़कर जाना, एक क्लास देनी है। अगर किस्मत खराब हुई, एक क्वेश्चन पूछ लिया तो फिर रोते रह जाएंगे, इसलिए हर एक टॉपिक को पढ़ना जरूरी है। देन रेगुलेटरी, आईसीएच गाइडलाइन का इस साल एक क्वेश्चन था या शायद 2 क्वेश्चन थे, और पिछली बार भी थे। क्या छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए? सिडिस्को, एफडीए, रेगुलेशन सबमिशन, सीटीडी, ईसीटीडी, इस बार ईसीटीडी और सीटीडी से क्वेश्चन बनने की उम्मीद है, क्योंकि आईसीएस की गाइडलाइन से क्वेश्चन बन रहे हैं, 2 बार बन चुके क्वेश्चन। क्या छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए? लेकिन रेगुलेटरी साइंस को छोड़कर जाता हर एक बच्चा, याद नहीं होती आईसीएस की गाइडलाइन, तो क्यों पढ़ेंगे? हम तो नहीं पढ़ रहे, लेकिन हर साल बन रहे हैं, तो इस बार छोड़नी है बिल्कुल नहीं है। ये अपनी गलतियों से सीखना है मेरे भाई, गलतियों से सीखना। अगेन फार्माकोविजिलेंस, एडीआर मॉनिटरिंग, सिग्नल डिटेक्शन, विजी फ्लो, अब ये सब क्या है? ये विजिलेंस के प्रोग्राम से। अब येलो कार्ड सिस्टम से पिछले साल क्वेश्चन, यानी कि 2019 में क्वेश्चन पूछा था। नाराजो स्केल, ये छोड़कर जाने, नहीं छोड़कर जाने भाई। फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम कौन सा है, कौन कंडक्ट कराता है, कहां पर है, किसने इनिशिएटिव लिया, पढ़कर जाना है। अगेन क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल्स, इसको अगेन किसके साथ पढ़ते हैं? कुगनोसी के साथ पढ़ सकते हैं कि डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस कौन सी है, फिंगरप्रिंटिंग क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन टेक्निक से क्वेश्चन बनता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब मैंने पीवाईक्यूज इसके अंदर क्यों नहीं डाले? क्योंकि आज तक क्वेश्चन नहीं बने, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बने। अगेन कैड का क्वेश्चन मेरे हिसाब से मैंने कोई नहीं देखा, लेकिन एक क्लास बनती है क्योंकि सिलेबस के अंदर है। फिर एक क्वेश्चन पूछ लिया, फिर तबाही, तो एक क्लास देनी है इसको। फिर आता 34वां यानी कि 34th सब्जेक्ट, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जीन एक्सप्रेशन, पीसीआर का क्वेश्चन पूछता है। सेंट्रल डोगमा से एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए पीवाईक्यूज के अंदर डाल दिया। क्या छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए? लेकिन इसको किसके साथ पढ़ना चाहिए? बायोलॉजी के साथ पढ़ना चाहिए, जो रेमिडियल बायोलॉजी देखा था उसके साथ, लेकिन इन्होंने अलग से डाल रखा है, सिलेबस बहुत बड़ा बना रखा है। अगेन कॉस्मेटिक साइंस है तो स्किन, हेयर, अगेन मैं इसको किसके साथ पढ़ा देता हूं? सूटिक्स के साथ कंप्लीट कर लेते हैं। आज तक क्वेश्चन डायरेक्टली बना नहीं बना, लेकिन सब्जेक्ट का पार्ट है। अगेन इसको हम कोलॉजी के साथ पढ़ते हैं, एनिमल के मॉडल, टॉक्सिकोलॉजी, स्टडीज, बायोसिस एंड स्क्रीनिंग मेथड्स। इसके बाद ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, एडवांस इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक्स। अगेन एनएमआर, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, डीएससी, टीजीडीए, एक्सआरडी, फ्लोरोमेट्री से क्वेश्चन बना था। तो प्रिंसिपल और एप्लीकेशन और इंस्ट्रूमेंट के कंपोनेंट से क्वेश्चन बन रहे हैं, 1 या 2 क्वेश्चन हर पेपर में देखने के लिए मिल रहा है आरआरबी के। तो क्या छोड़ना चाहिए? बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, वरना तो फिर कंटास हो जाओगे भाई। तो मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं सब, जिसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। अगेन डाइटरी सप्लीमेंटेड न्यूट्रास्यूटिकल्स, बच्चे कर नहीं जाते, लेकिन ओमेगा 3 से, एंटीऑक्सीडेंट से, प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक से इस बार क्वेश्चन बन गया था। तो क्या छोड़ना चाहिए? नहीं छोड़ना चाहिए। फंक्शनल फूड से क्वेश्चन बन जाते हैं, लाइक कोई भी पूछ लेगा, राइस का पूछ लेगा, है ना, तो फंक्शनल फूड के क्वेश्चन पूछ सकता है। न्यूट्रास्यूटिकल्स मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस बार बिल्कुल नहीं छोड़कर जानी। 1-1, 2-2 नंबर से अपने आपको बचाना है, जान बचानी है। शूटिक्स, कोलॉजी सब पढ़ते रहेंगे, लेकिन उसको तो पढ़ना ही है, उसको तो छोड़ना ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन इन सबको भी एक एक क्लास में खत्म कर रिवीजन करते हुए चलना। तो ये पूरे 38 सब्जेक्ट बैठते हैं भाई। तो 38 क्लास तो ये हो गई। अब किसी किसी क्लास में 4-4 क्लास चाहिए, पढ़ने की बात कर रहा हूं, तो कम से कम 30, 3, 60 तो 90 क्लास चाहिए इस पूरे सिलेबस को खत्म करने के लिए। तो यानी कि 3 महीने कराऊंगा तैयारी मैं पूरे आरआरबी की, और इसमें एम्स के लिए भी जुड़ जाना, क्योंकि एम्स के सिलेबस इससे तो कम ही है समझ रहे हो? तो फार्माकोलॉजी को उसके हिसाब से पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री के साथ इंक्लूड कर। तो जो भी तैयारी कर रहा है वहां पे को अभी भी ज्वाइन कर लो ब्रो, बहुत सही में रहोगे। अभी से तैयारी शुरू कर लोगे तो रिवीजन का समय तुम्हारे पास बहुत अच्छे से मिल जाएगा। समझे कि नहीं समझे बात को? इसके बाद आती है नॉन फार्मा, जो आपका सिलेक्शन रोकती है। प्रीवियस ईयर के 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर निकालकर अभी से प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो। हर एक सैटरडे संडे बैठकर फार्मा के ऊपर अगर 70% ध्यान दे रहे हो तो 30% ध्यान इसके ऊपर देना शुरू कर दो। सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, दावा दे रहा हूं इस बात का। सिर्फ 3 साल के 4 साल के क्वेश्चन, यानी कि पुराने, इस साल के 2 मिल गए, फिर 19 का निकाल लो, फिर उससे पुराना निकाल लो, तो ऐसे कर आपके पास 4-5 क्वेश्चन पेपर निकल जाएंगे। और फिर उठा लेना एक किताब, कोई भी किताब उठा लेना इससे रिगार्डिंग, वरना यूट्यूब पर सर्च करना, डायरेक्टली टॉपिक आपको मिल जाएंगे, अड्डा पर मिल जाएंगे, है ना, बहुत जगह मिल जाएंगे। सो अगेन जनरल अरिथमेटिक, जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस मेरे ऊपर छोड़ देना। बस 2 चीजों की कह रहा हूं, इसको कहीं से भी टॉपिक वाइज कर लेना, इन दोनों की कसर हम निकाल देंगे। देखो जनरल साइंस तुम तब भी निपटा दोगे, क्योंकि बायोलॉजी तो हम कर ही रहे हैं, टॉपिक के अंदर है। बची केमिस्ट्री और फिजिक्स, पिछली बार भी कराई थी, इस बार भी कराऊंगा। एंड अगेन जनरल अवेयरनेस को अभी से उठाते हुए शुरू करेंगे, हफ्ते के अंदर एक क्लास लेते हुए चलेंगे। इस बार इसको भी तबाही कर खत्म कर देंगे। बची बात जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग की, स्वरा मैडम की क्लास लगवा देंगे, उनसे पढ़ लेना।
ठीक है ना। और ऋषभ सर की क्लास लगवा देंगे, उनसे पढ़ लेना जनरल अरिथमेटिक। उसके अलावा खुद से भी पुराने 4 साल के क्वेश्चन पेपर देखकर और मस्त तरीके से पढ़ लेना। इस बार पूरे के पूरे सक्सेस की गारंटी ले रहे हैं भैया, ठीक है ना। लेकिन गारंटी कब है? जब तुम खुद पढ़ोगे और मेरे हिसाब से चलोगे। नहीं चलोगे मेरे हिसाब से तो भैया फिर मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, समझ लो। तो इस बार बनेगा व्हाट्सएप का अलग ग्रुप, व्हाट्सएप पर पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से, डेली इंटरेक्शन करूंगा तुम सबके साथ, क्या कमी आ रही है, क्या रह गया, क्या होना चाहिए था, डेली टेस्ट सीरीज देता रहूंगा अपने हिसाब से। इस बार आरआरबी के अंदर किसी भी तरीके की कोई कसर नहीं छोड़नी है, आरआरबी एम साथ लेकर चलनी है, अलग अलग तैयारी नहीं करनी है, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर आउट? तो यही था मेरी तरफ से, थैंक यू सो मच। अगर कुछ और भी चाहिए बिना फालतू के कमेंट के अलावा, है ना, कि अभी से क्यों पढ़ा रहे हो, अभी कोई सिलेबस, अभी आधे चटपंजू को आएंगे, वो कहेंगे कि ये तो भैया पुराना सिलेबस है। अरे भैया हर बार से यही सिलेबस चल रहा है, थोड़ा बहुत चेंज हुआ तो होगा, वरना तो आज तक तो हमने कोई सिलेबस में चेंज देखा नहीं, यही पढ़ रहे हैं भैया हर बार से। तो अभी से पढ़ाई शुरू कर लो, इंतजार मत करो 3-4 महीने का कि आएगा, कब पढ़ाई शुरू करेंगे, फिर रोएंगे 2 नंबर से रह गए, 4 नंबर से रह गए, भैया बहुत नंबर से रह गए। तो अभी से पढ़ाई शुरू कर लो, सिलेबस को उठा लो, कोलोजी, सुटिक्स, कुग्नोसी सब सेम ही रहना है, इसके अंदर कोई ड्रग चेंज नहीं होनी है। फिर वही वाली बात, नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर बैच को ज्वाइन कर लीजिए और यूट्यूब पर डेली क्लासेस लगाते रहिए। यही था मेरी तरफ से, साइनिंग ऑफ, टेक केयर, गुड नाइट, शब खैर, बाय बाय बच्चों, बाय बाय। कुछ क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे।